हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। डिटेल में बातें करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जितने भी हैं सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस छोटे से चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम से के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, अपनी जो लाइफ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें जो है वो बहुत ध्यान से सुनना आप और समझना, ऐसे भागूंगा नहीं, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसे भागूंगा नहीं। सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाकी सबके लाइक कर दिया करो यार, सारे के सारे, और सब कमेंट करना, ठीक है। जो रोल नंबर आपको दिए गए हैं, जो आपको नाम है, ठीक है, रोल नंबर नहीं है तो नाम अपने कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। क्या आपका ही डिसिप्लिन उससे बना रहेगा, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है, आर्ट का डिसिप्लिन जो वो बना रहेगा इससे। चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? कि जो फिजिकली फिट दिख रहा है या फिर जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। WHO क्या है, ठीक है, हु नहीं है ये, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये WHO, ये नाम आपने सुन रखा होगा, कोरोना में तो बहुत सुना है ना ये नाम। WHO ने ये बताया है, WHO ने वो बताया है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है कहां पर? जिनेवा के अंदर हेड ऑफिस है जी इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो है, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। सब एस्पेक्ट्स में इंसान जो है वो बढ़िया होना चाहिए। सब एस्पेक्ट्स कौन कौन से एस्पेक्ट में होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस इंसान को बोलेंगे जो सारे एस्पेक्ट्स में बढ़िया रहे, बढ़िया हेल्दी हो, उसी को बोलेंगे अपन वो क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। जो फिजिकली फिट, सिर्फ फिजिकली फिट दिखे उसको अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई पहला है फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरा कौन सा है? इमोशनल, ठीक है, इंसान इमोशनल भी होना चाहिए। दुख की घड़ी है तो दुखी होना चाहिए, सुख की घड़ी है तो सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ठीक है। खुशी में खुश होना चाहिए, दुख में दुख होना चाहिए ऐसे इंसान को। ऐसा नहीं है कि भाई ना तो दुख हो रहा है ना को क्या है सुख महसूस कर रहा है, ना खुश हो रहा है, न्यूट्रल है पूरा, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तो ऐसा इंसान जो है वो उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना गया है। इमोशनल होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमरे में बंद पड़ा रहे, ठीक है, इंसानों से इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है, समाज में उसको जाना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए वो, ठीक है, लोगों से बात भी करनी चाहिए। और उसका बिहेवियर, ठीक है, उसका बिहेवियर भी बड़ा बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उससे बात कर रहा है और वो उससे उल्टे ही जवाब दे रहा है, तो उसका बिहेवियर भी बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट है ना, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया और बिहेवियरल हो गया। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये जिस इंसान के अंदर बढ़िया होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अपन उस इंसान को नहीं बोलेंगे जो सिर्फ फिजिकली फिट हो, अपन उस इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO जो फिजिकली भी फिट हो, इमोशनल भी हो, सोशल भी हो और बिहेवियर भी उसका बढ़िया हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है इसकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और ये क्यों किया था उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट कब हुआ? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर ये शुरुआत हुई थी। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1951 के अंदर हुई थी। और मैं आपको बता दूं पूरे विश्व के अंदर भारत पहला ऐसा देश था, इंडिया जो है वो पहला देश था जिसने पूरे नेशन में, ठीक है, पूरे मतलब राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो लेकर आए थे, ऐसी कोई योजना जो है वो लेकर आए थे। तो भारत जो है, इंडिया जो है वो पहला देश था पूरे विश्व के अंदर जिसने ऐसा कोई जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये इनिशिएट कब हुआ? 1951 के अंदर। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है। तो इनिशिएट कब हुआ भाई? 1951 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था
और इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री, पहला देश था इंडिया, ठीक है, इन वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर, टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने के लिए पूरे नेशनल लेवल पर ऐसा कोई प्रोग्राम लाने वाली, ठीक है, पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी। इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी जिसने पूरे नेशनल लेवल पर ऐसा प्रोग्राम लेकर आई जो क्या है, सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाए, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। ये इनिशिएट कब हुई? 1951 के अंदर। पहले इसका नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जब स्टार्ट हुई तब इसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आजकल इसको क्या बोलते हैं? नाउ दिस प्रोग्राम नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। पहले इसके अंदर सिर्फ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड बातें करी गई, अब इसके अंदर क्या है, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका नाम अब क्या हो गया है? नाउ दिस प्रोग्राम इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम शॉर्ट में इसको कहा जाता है। आरसीएच के नाम से ये फेमस है। स्टार्ट जब स्टार्ट हुई थी जब नाम क्या था इसका? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम था इसका, ठीक है। और आज इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसका नाम है, आरसीएच इसका नाम है। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये स्टार्ट कब हुई? 1951 के अंदर। और भारत ऐसा पहला देश था जिसने पूरे विश्व में भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने नेशनल लेवल पर ऐसा कोई फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो लेकर आया जिससे रिप्रोडक्टिव जो हेल्दी सोसाइटी है वो बन सके। अब इस आरसीएच जो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसका भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, किस किस की सहायता ली गई, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, सारा कुछ एनसीईआरटी पढ़ेंगे लेकिन सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ भैया, चलो आरसीएच की बात करेंगे। आरसीएच क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरसीएच बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या है? वो है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी अवेयरनेस करना, ठीक है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनकी जागरूकता फैलाना ही कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का। इस जो आरसीएच प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या है कि भाई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनकी जागरूकता फैलाई जाए, उनकी अवेयरनेस है वो फैलाई जाए, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस जो है वो कैसे फैला सकते हैं भाई? कैसे फैला सकते हैं अवेयरनेस? सोसाइटी में सरकार जो वो कहां बैठी है? दिल्ली में बैठी है सरकार, ठीक है। और लोग कहां रह रहे हैं? गांव में, ढाणियों में, ठीक है। ऐसे लोग रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, छोटे छोटे, ठीक है, गांव में रह रहे हैं। तो वहां तक लोगों तक बातें कैसे पहुंचेंगी? लोगों को अवेयर करना है। सरकार तो अवेयर है, ठीक है, लेकिन लोगों को अवेयर करना है। लोगों को अवेयर कैसे करेंगे? किसकी सहायता लेनी पड़ेगी अपन को? ठीक है, कैसे कर सकते हैं अपन? टीवी में ऐड दे सकते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। अखबार में ऐड दे सकते हैं, ये आ रहा है आपके दिमाग में। तो वही बातें हुई, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से अवेयरनेस लाई गई? ठीक है, ऑडियो एंड विजुअल मीडिया, ऑडियो और जो विजुअल मीडिया है उसकी सहायता ली गई। जब ये स्टार्ट हुआ था ना तब ऑडियो के लिए क्या था? रेडियो थे, उन रेडियो पर एड्स दिए गए, ठीक है। और विजुअल के लिए क्या थे? जो सिनेमा घर थे उनके अंदर, जैसे स्टार्टिंग में आजकल जो फिल्म जब चलती है उससे पहले ऐड आता है तो कि तंबाकू है वो क्या है? इंजूरियस टू हेल्थ आता है ना, ठीक है। अल्कोहल और जो टोबैको है वो इंजूरियस टू हेल्थ है। तो उससे पहले क्या है? मुकेश का ऐड दिखाते हैं कि मुकेश को कैंसर हो गया, ठीक है। तो वैसे ऐड दिखाने के लगे। सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने जाते थे और उनको क्या है उस मूवी से पहले क्या ऐड दिखा दिया कि भाई ऐसे इसका आरसीएच का प्रोग्राम जो है ये ऐसे है। क्या इसके डिटेल होता क्या है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्या ऐड दिखा दिया। इंटरवल आया मूवी का, उसमें ऐड दिखा दिया और विजुअल पोस्टर लगा दिए, ठीक है। तो उस टाइम की बातें होगी। आजकल क्या है? डायरेक्ट टीवी पर ऐड आ जाते हैं, डायरेक्ट टीवी पर ऐड दिखा देते हैं, यूट्यूब पर ऐड दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऑडियो और विजुअल मीडिया का सारा लिया गया, ठीक है। पहला बात तो ये क्या है कि इसका भाई ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि अवेयरनेस फैलाना। किसके लिए? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी बातें हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इतना दिमाग में बैठ गया। अब बात करें ये अवेयरनेस अपन ला कैसे सकते हैं, लोगों तक ये बात अपन पहुंचा कैसे सकते हैं? तो किस किस की सहायता ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल मीडिया, ये बात हो गई, ठीक है भाई। रेडियो की सहायता ले ली। और क्या है? प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आ जाएंगे? मैगजीन्स आ जाएंगी और आके न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। अखबार के अंदर ऐड दे दिया, मैगजीन्स के अंदर ऐड दे दिया, तो उससे क्या है? अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। और क्या है? गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज है उनका उपयोग, सरकारी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका उपयोग
लोग ले लेंगे, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गई, जो आंगनबाड़ी में काम करती है, उनको बोल दिया कि भाई आप घर घर जाओ और लोगों को समझाओ, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं वो लोगों को समझाओ, महिलाओं को समझाओ, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को बोल दिया, और जो नर्सेस हैं, ठीक है, उनको बोल दिया कि घर घर जाके आप सर्वे करो और लोगों को समझाओ इनके बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है उनकी सहायता ली गई, ठीक है। और क्या है अवेयरनेस के लिए, और किसकी सहायता ली गई, नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं, जो गैर सरकारी जो एजेंसीज हैं, जैसे जिनको एनजीओ बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनकी सहायता ली गई। सरकार बोली कि भाई हम अकेले नहीं कर सकते, कोई जो एनजीओ है, ठीक है, वो भी क्या हमारी मदद करो, इसमें लोगों तक जो जागरूकता है वो फैलाओ, लोगों को अवेयर करो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में बताओ उनको, ठीक है, क्या क्या चीजें बतानी है वो आगे बताऊंगा। लेकिन सहायता किसकी ली गई, एनजीओ की भी सहायता ली गई। कुछ एनजीओ जो आए, ठीक है, उन्होंने भी क्या है इसमें साथ दिया सरकार का, ठीक है। अब बात करें कि ये लोग इन क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अपन को ये बात तो पता लग गई कि भाई ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे। रिप्रोडक्शन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी बातों को ये लोगों तक पहुंचा रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट किस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना, जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपन पढ़ के आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ के आए हैं। तो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में लोगों को बता रहे थे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। और क्या बताया, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। जो एडोलेसेंस है, कौन सी एज होती है, जो आपकी 12 से 13 साल की उम्र में जब बच्चा बड़ा होने लगता है, प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी आती है, उस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स जो है उनका लेवल अलग होता है, उसको समझ में नहीं आता बच्चे को कि चल क्या रहा है अपने साथ में, ठीक है। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता। तो उनके बारे में अवेयर करना कि भाई ये सारे चेंजेस आएंगे, आपको इनसे कैसे निपटना है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, ठीक है, तो पीरियड्स चल रहे हैं, तो आपको सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं, क्लॉथ यूज नहीं करना है, तो ये सारी बातें उनको बताना। तो ये सारे काम और किसके होते हैं, ठीक है, ये सारे काम सरकार के ही नहीं है, पेरेंट्स के भी ये काम है, ठीक है, जो टीचर्स हैं उनके काम है। क्योंकि 12-13 साल की उम्र में बच्चा सुनता किसकी है, या तो पेरेंट्स की या फिर टीचर्स की, दो इंसान दो लोगों के बीच में वो टच में रहता है। तो पेरेंट्स जो है वो तो ये इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते। जैसे ही सेक्स वर्ड आ गया वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर सेक्स वर्ड बोलना बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब या क्या लड़के ने बहुत बड़ी बात कर दी है, तो ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही अलग लेवल की बातें होगी। तो ये लोग पेरेंट्स से बात करना नहीं चाहते। टीचर स्कूल में जो चैप्टर आता है 8वीं क्लास के अंदर चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, उसको पढ़ाता ही नहीं टीचर, ठीक है, वो क्या स्किप करना चाहता है उसको उसके टीचर जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो बच्चे को पता कहां से चलेगी, इंफॉर्मेशन उसको पता कहां से लगेगी कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो नेचुरल है, वो कोई ऐसा नहीं है। उसको वो सारी चीजें पता कहां से चलेंगी, वो अपने फ्रेंड्स का सहारा लेगा या फिर इंटरनेट का सहारा लेगा, जहां पर उसको क्या है बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन उसको मिलेंगी और वो गलत ट्रैक पर जा सकता है। तो उसको क्या है, पेरेंट्स को और टीचर्स को भी मदद करनी चाहिए, ठीक है, उनको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन उनको देनी चाहिए। तो स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन भी करना चाहिए, और वो है 8th क्लास के अंदर चैप्टर, 10th में चैप्टर, 12th में चैप्टर से। चलो आगे चल बात करते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए टीचर्स को अच्छे से। फिर तीसरा पॉइंट है वो क्या है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। जो सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो सेफ होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है। आजकल क्या है, लोग देखते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर हर कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में वो अपनी रियल लाइफ में उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो करते हैं, तो वो चीजें गलत है, ठीक है। वो मैंने देखा था कि वो क्या है, वो जो लोग आप देखते हो वो एक्टिंग करते हैं कुछ चीजों की, तो वो एक्टिंग करते हैं, वो रियल में करते भी नहीं, ठीक है। तो और आप वो क्या है अपनी फैंटेसी बनाकर बैठ जाते हो कि हाँ हमें भी ये करना है। तो वो क्या सेक्सुअल प्रैक्टिस करें तो वो कैसी है, हाइजीनिक होनी चाहिए, ठीक है, और सेफ होनी चाहिए, हर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में उनको बताया, ठीक है, लोगों तक और क्या बातें पहुंचाई कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर बहुत सारी डिजीज आती हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होती हैं कि भाई आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखोगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है आपको। अगर आप किसी अननोन पर्सन के, आप किसी को जानते भी नहीं हो, उसके साथ में अगर आप संबंध बनाओगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें उनको बताई गई, ठीक है। और क्या, एड्स के
के बारे में समझाया गया कि अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखोगे या फिर आप किससे इंजेक्शन जो है वो शेयर करोगे, एक के किसी के इंजेक्शन लगाया उसी इंजेक्शन से आप अपने इंजेक्शन लगवा रहे हो तो भी एड्स का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई, किसकी मदद से पहुंचाई वो मैंने आपको बताया, ऑडियो और विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, इनकी मदद से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई गई। और ये किसके अंडर आती है? RCH प्रोग्राम के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी पॉपुलेशन टारगेटेड है? ठीक है, किस पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे? ऐसा थोड़ा ना कि 2 साल के बच्चे को ये सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा ना करना अपन को। टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है, कौन सी पॉपुलेशन को ये सारी बातें बतानी, जो भी हमने बात करी ये सारी बातें कौन सी पॉपुलेशन को बतानी है? टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है भाई? तो वो है स्पेशली फर्टाइल कपल्स, स्पेशली। ठीक है, बाकी बच्चों को भी बतानी है। कौन से बच्चों को? जो एडोलेसेंस है, 12 से 13 साल की उम्र में आ रहे हैं। ठीक है, 13 साल से ऊपर हो गए, उन बच्चों को तो बतानी ही है, लेकिन स्पेशली, विशेष रूप से स्पेशली किसको बतानी है? जो फर्टाइल कपल्स हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको बताना है। और किसको बताना है? और जो मेरिजेबल एज के अंदर है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, और उनको बतानी है जिनकी शादी होने वाली उम्र हो गई, उनको बतानी है, और जिनकी अभी शादी हो गई है उनको ये बातें बतानी है। ये टारगेटेड पॉपुलेशन है, इनको तो मुख्य रूप से बतानी ही है। ठीक है, तो अब इनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो जिनकी शादी हो गई है उनको, और जिनकी शादी होने वाली है, मतलब जिनकी उम्र हो गई है उनको। ठीक है, क्या क्या बातें बतानी, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो देख लो भाई। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कि भाई बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारी बात बतानी है उनको। ठीक है, क्या क्या बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक है, अगर आपकी मतलब जो कपल्स है जिनकी शादी हो गई, उनको बताना है कि भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कि आप बच्चा, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपके पास क्या क्या, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करो, और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपके क्या पास क्या क्या ऑप्शन है कि बच्चा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन कौन कौन से हैं वो बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ गए। चलो, दूसरा क्या है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, अब शादी होगी तो प्रेगनेंसी होगी, तो प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर करनी है वो बात भी उनको बतानी है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर ही सारी बातें आ रही हैं, वो बात भी उनको बतानी है। ठीक है, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, डिलीवरी के बाद में बच्चे की और मदर की कैसे केयर करनी है। ठीक है, वो सारी बातें भी उनको बतानी है, उन सारी चीजों के बारे में उनको अवेयर करना है। और क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को जो दूध पिलाना है, ठीक है, उसके बारे में भी उनको बताना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो कोलेस्ट्रम जो है, फर्स्ट मिल्क जो है वो कैसा आता है, येलोविश कलर का होता है। तो गांव के अंदर पहले क्या करते थे, एजुकेशन था नहीं, तो उसको क्या मानते थे, येलोविश कलर का होता था, तो उसको बोलते थे ये तो गंदा है, इसको नहीं पिलाना है बच्चे को। ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे एजुकेशन आई, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चले, तो उससे क्या है, फिर लोगों में अवेयरनेस आई और उनको पता चला कि इसके तो अंदर IgA एंटीबॉडी होती है, ये तो बहुत अच्छा होता है। तो आजकल लोग जो है ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाते ही हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस लोगों तक बताने की भाई ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे को वो करवाओ। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, लोगों तक ये बात पहुंचानी कि मेल चाइल्ड है, ठीक है, लड़का है या फिर लड़की है, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन लोगों को ये लगता है ना कि किसी को मतलब लड़का चाहिए। ठीक है, लड़का पहली लड़की होगी, ठीक है, पहली लड़की होगी तो उनको तो लड़का चाहिए, क्योंकि ऐसे वंश आगे कैसे बढ़ेगा, लड़का चाहिए। दूसरी भी लड़की होगी, ठीक है, वापस उनको तो लड़का चाहिए। तीसरी भी लड़की हो रही है, वो उनको लड़का चाहिए। चौथी भी लड़की हो गई, उनको लड़का चाहिए। पांचवी भी लड़की हो गई, तो ऐसे वो लड़कियां जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, और लड़का हो नहीं रहा। ठीक है, तो उनको ये समझाना कि भाई लड़का और लड़की एक ही चीज है। ठीक है, एक ही समान है, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे लड़का आपको लगता है कि बुढ़ापे में लड़का आपका ख्याल रखेगा, तो लड़की भी ख्याल रख सकती है, आपका ध्यान रख सकती है। तो ये सारी चीजें उनको बताना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने आपको बताया कि किसी को लड़का नहीं हो रहा और वो लड़कियां बार बार हो रही हैं उनके, तो उनको अवेयर करना कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सब लोगों को जो है चीजें नहीं मिल पाएंगी, प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। अगर मान लो किसी के 7-8 लड़के हो गए, 7-8 बच्चे हो गए, ठीक है, तो फिर उनकी जो इनकम सोर्स है वो तो लिमिटेड है, तो वो सबको प्रॉपर बढ़िया एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। किसी के 2 लड़के हैं
ठीक है, किसी के 2 बच्चे हैं और किसी के 7-8 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे जिनके हैं वो बढ़िया स्कूल के अंदर उनको भेज सकते हैं, बढ़िया कोचिंग करवा सकते हैं, बढ़िया उनको कपड़े पहना सकते हैं। लेकिन जिनके 7-8 बच्चे हैं उनकी इनकम तो लिमिटेड है, ठीक है। 7-8 कैसे सबको बढ़िया स्कूल के अंदर नहीं भेज पाएंगे, बढ़िया एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, बढ़िया उनको केयर नहीं दे पाएंगे, तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना कि ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है। फिर क्या क्या है, सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। एक गुड टच और बैड टच लड़कियों को सिखाया जाता है, ठीक है। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, चाहे आपकी फैमिली के अंदर ही हो, ठीक है। तो वो आपको टच कर रहा है तो वो जो तरीका है टच करने का वो अच्छा तरीका है या फिर गलत तरीका है, गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, वो सेक्स अब्यूज के अंदर आ गया, ठीक है। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स की बात हो गई, ठीक है। अगर किसी का रेप हो रहा है या फिर सेक्स रिलेटेड कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करवाना है, ऐसा नहीं कि बात को दबा देनी है, कि बात को दबा देते हैं सोसाइटी के अंदर नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उनको रिपोर्ट करवाना है। बाकी आजकल फॉल्स रेप केसेस भी बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, होता भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद में भी लड़कियां जो है वो रिपोर्ट करा देती हैं, तो वो चीजें भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। जो रियल है, जो रियल चीजें हो रही हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो ये बात लोगों में तो पहुंचाई गई कि भाई रिपोर्ट करोगे तभी तो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। तो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है उनको भी रिपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस ये फैलाई गई। और क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में अवेयरनेस करवाना, ठीक है, उनके बारे में अवेयर करवाया कि भाई जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो पीरियड्स आएंगे तो आपको सैनिटरी पैड्स हैं वो यूज करने हैं, क्लॉथ है वो यूज नहीं करना है, सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं, प्रॉपर हाइजीन रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको बताई गई। बताया किसने, बताया किसने, सारा किसका लिया, ऑडियो विजुअल, ठीक है। टीवी में ऐड आता है ना सैनिटरी पैड्स का, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही उनको ऑडियो विजुअल हो गया, प्रिंट मीडिया अखबारों में ऐड आता है, ठीक है। और जो एनजीओज हैं वो भी इस पर काम करती हैं, सैनिटरी पैड्स पर, और जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो भी काम करती हैं, ठीक है। और क्या है, इनफर्टिलिटी के बारे में भी लोगों को अवेयर किया गया। पहले क्या मानते थे कि अब तो लोगों में बहुत एजुकेशन आ गई। पहले मानते थे कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो कमी किसमें है, बहू में है। कमी क्या है, बहू में है, लड़के में कमी नहीं है, ठीक है, बहू में कमी है। तो क्या करेंगे, वो दूसरी शादी कर लेंगे, ठीक है, दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी बार में बच्चा नहीं हो रहा तो फिर इस बार भी लड़की में ही कमी है, हमारे लड़के में तो कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तीसरी शादी कर लेंगे, उसके भी लड़का बच्चा नहीं हो रहा तो फिर क्या, उसमें वो ये नहीं मानते कि लड़के में कमी है। और लड़के में कमी मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़के में ही कमी होती है उस टाइम पर, क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा, दूसरी बार भी बच्चा नहीं हो रहा, तीसरी बार भी बच्चा नहीं हो रहा, अलग अलग फीमेल्स के साथ वो शादी कर रहा है, उसके बारे में बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके बारे में बताना कि अगर लड़के में कमी है या फिर लड़की में भी कोई दिक्कत है, कोई भी इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये उनको अवेयर करना इस बारे में कि इनफर्टिलिटी अगर है लड़के में या फिर लड़की में तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आप ट्रीटमेंट करवाइए, ना कि उसको आप उस पर अत्याचार ना करें, ठीक है, उसको क्या है, उसको बार बार उसको कमेंट ना करें, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में, अबॉर्शंस के बारे में बताना, ठीक है, अबॉर्शन के बारे में बताना। अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उनको बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें उनको बताना। और प्रेगनेंसी हो गई, ये बात पहले भी कर चुके, प्रेगनेंसी हो गई तो उसको फिर केयर कैसे करनी है, उस प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में बताना। डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी पहले क्या करते थे, पहले पुराने टाइम में कि घर पे ही डिलीवरी करवा लेते थे, ठीक है, होम डिलीवरी करवा लेते थे, ठीक है। होम डिलीवरी से मतलब घर पे डिलीवरी करवा लेते थे, ठीक है। तो वो क्या है, उससे क्या है, फीमेल मदर के क्या है, डेथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्या है, वो सेफ नहीं होती, इसलिए हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी करवानी है, ठीक है। तो ये सारी बातें उनको अवेयर करना कि भाई डिलीवरी करवानी तो हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारे क्या थे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई गई। लेकिन ये सारी चीजें लोगों तक पहुंच तो गई, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा भैया। लोगों तक बातें, अवेयरनेस पहुंच गई, उनको पता लग गया कि भाई हमें डिलीवरी हॉस्पिटल में करवानी है, लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करवाना पड़ेगा, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स बनवाने पड़ेंगे, गांव में पीएचसी सीएचसी ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर डॉक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल नर्सेस जो है वो अपॉइंट करनी पड़ेंगी वहां पर, तब जाकर क्या है ये सारी चीजें
चीजें हो पाएंगी, ये जो प्रोग्राम है वो सफल हो पाएगा, ठीक है। और क्या प्रॉपर वहां पर मटेरियल भी पहुंचना चाहिए, ठीक है, वहां पर प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, डिलीवरी करवानी तो प्रॉपर लेबर रूम होना चाहिए, इंजेक्शन टाइम पर पहुंचने चाहिए, सैनिटरी पैड्स वहां पर पहुंचने चाहिए, तो ये सारी चीजें भी प्रॉपर मटेरियल भी वहां पर होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरसीएच प्रोग्राम के अंडर है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ये मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस होती क्या है वो आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस होती क्या है, देखो ये क्या है, अंदर वोम है, ये क्या है, बच्चा है, ठीक है, वोम है, ठीक है, मदर के अंदर क्या है, बेबी है, ठीक है। और बेबी ये अंदर मैं बेबी अंदर बना देता हूं, ठीक है, ये मान लो बेबी है, ठीक है, ये मान लो बेबी है, ठीक है, मानना है आपको, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या फ्लूइड भरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन की मदद से, इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेगा, इस फ्लूइड को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये क्या है, मैंने आपको दिखाया इस डायग्राम के अंदर, दिखाने की कोशिश की है कि ये क्या है, फीटस है, ये क्या है, फीटस है, और ये चारों तरफ इसके क्या फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, इसके फ्लूइड भरा हुआ है। डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन से क्या है, फ्लूइड निकाल लिया। अब फ्लूइड निकाल लिया, उसके बाद में क्या है, इसमें फीटल सेल्स हैं, इस फ्लूइड के अंदर क्या है, सेल्स हैं, उन सेल्स को एनालाइज किया जाता है, उन सेल्स से पता लगा सकते हैं अपन कि भैया जो बच्चा बन रहा है अंदर, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर हुआ जो आगे चलकर दिक्कत कर सकता है, ठीक है, अगर पेरेंट्स को भी परेशान करे, यार कोई ऐसा बच्चा हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर दिक्कत है, फिर वो पेरेंट्स भी परेशान हो और वो बच्चा हो ढंग से जी भी नहीं पाएगा, ठीक है, और लास्ट में उसकी डेथ भी होगी, तो इससे बढ़िया उसको अबॉर्ट करवा दिया जाए, ठीक है। तो इसके इस जो तरीका है, इससे ये पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो ये फ्लूइड है, अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इंजेक्शन की मदद से उसको बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है और उससे पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर का तो पता लग जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में यह भी पता लगा सकते हैं इससे कि बच्चा जो बन रहा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये फीमेल होगी, ये बात भी पता लग जाती है। तो लोग इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज क्या करते हैं, वो अगर फीमेल हुई, उनको पता लग गया फीमेल हुई, तो वो क्या करते हैं, फिर अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। अगर जेन्युइनली उनको अगर अबॉर्शन करवाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल हुई तब वो अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। इससे क्या हुई, फीमेल फिटिसाइड जो है वो बढ़ गई, कन्या भ्रूण हत्या जो आपने नाम सुना होगा, पहले अखबार के अंदर रोज इसके एक आर्टिकल तो आता ही था, ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, चलो। एमनियोसेंटेसिस क्या है, प्रोसेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड को क्या है, टेकन आउट, बाहर निकालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, एंड एनालाइज करते हैं उसको, ठीक है। द एमनियोटिक फ्लूइड टू चेक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो टेस्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो टेस्ट है यूज किया जाता है किसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है वो देख लो भाई, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इनका पहले ही पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, ठीक है। अब इसकी ये टेस्ट जो है वो अपन कब करवा सकते हैं भाई, टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्ट यूजुअली डन एट 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अगर 14 से 18 वीक की है तो उसके अंदर ये टेस्ट किया जा सकता है। वैसे आप गूगल पर सर्च करोगे तो 15 से 20 वीक बताएगा आपको, लेकिन इतना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, इसका मिसयूज क्या है भाई, मिसयूज क्या है, मैंने आपको बता दिया कि भाई फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, लोगों को पहले ही पता लग जाएगा कि भाई मेल है कि फीमेल है, तो वो क्या है मिसयूज करते हैं, फिर फीमेल हुई तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, इससे फीमेल फिटिसाइड जो है वो बढ़ गई, ठीक है, फीमेल्स जो है उनको अबॉर्शन करवा दिया और फीमेल्स की संख्या जो है वो घट रही थी, ठीक है, ये मिसयूज हो गया उसका। तो क्या किया सरकार ने, क्या किया, स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस जो है इस पर बैन लगा दिया सरकार ने, ठीक है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन लगा दिया। वैसे ये लीगल है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ किसके लिए करवा सकते हो भाई, सिर्फ आप ये देख सकते हो, सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर यही देख सकते हो, आप ये नहीं पता लगा सकते कि भाई लड़का है कि लड़की है। अगर डॉक्टर पाया गया कि वो जांच करता, पाया गया कि सेक्स क्या है बेबी का, ठीक है, जो बच्चा होने वाला उसका सेक्स क्या है, अगर डॉक्टर ये पाया गया
तो डॉक्टर साहब की जो सारी पढ़ाई है वो खतरे में चली जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा, और जो मदर फादर है उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इलीगल है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर जो आपको पोस्टर दिखेंगे, यहाँ पर लिंग जांच जो है वो नहीं की जाती है, तो उस पर बैन है भाई, ठीक है। इस पर क्या है, एमनियोसेंटेसिस पर बैन है, किस लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है, बाकी जो है ये लीगल है, ठीक है। टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए इस पर बैन लगाया गया। तो ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है अपना यही खत्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एमनियोसेंटेसिस तक अपने बात कर ली, बाकी आगे की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। इसके अंदर डीप के अंदर जाने की कोशिश की है, एनसीईआरटी है पूरी, लेकिन डिटेल के अंदर आपको हर एक चीज बताई है मैंने, ठीक है। सारे लेक्चर ऐसे ही होंगे, डिटेल के अंदर बढ़ेंगे सब कुछ। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।